सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ गुरु नानक केयर्स। आज बात करेंगे दोस्तों AVN की, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप जॉइंट। ये रिक्वेस्ट आई थी मिस्टर विनोद उपाध्याय जी की। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने डिस्कशन के लिए दिया। AVN क्या रहता है, हिप जॉइंट को अफेक्ट करता है, ये एक्चुअली कई जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, बॉडी के ना हड्डियों के कई जोड़ों को अफेक्ट करता है। उसकी बात करेंगे, पर्टिकुलरली ये हिप जॉइंट को ज्यादा अफेक्ट करता है। रिगार्डिंग दैट उस पर चर्चा करेंगे। क्या होता है AVN, क्यों होता है, क्या कारण है, कैसे पहचान करें, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स, उसकी बात करेंगे। और क्या होम्योपैथी यहाँ हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है, कौन सी दवाएं यहाँ ली जा सकती हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों एवास्कुलर नेक्रोसिस की। बिल्कुल सरल भाषा में बात करेंगे, जल्दी समझ आ जाएगा। वैस्कुलर मींस ब्लड सप्लाई, ठीक है। जहां किसी बॉडी में किसी ऑर्गन में अगर ब्लड सप्लाई हो रही है, ब्लड वेसल्स आर, ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स, यानी खून का दौरा चल रहा है, वी कॉल इट वैस्कुलर। एवास्कुलर हो जाएगा जहां वो ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई है, रुक गई है, उस एरिया को अगर ब्लड सप्लाई रुक गई है, खून वहां नहीं पहुंच रहा, व्हाट विल हैपन। इमेजिन कीजिए बॉडी के किसी हिस्से में, किसी टिश्यू ऑर्गन में वो ब्लड सप्लाई रुक गई है। अब ब्लड बेसिकली क्या करता है, इट्स ए ट्रांसपोर्टर, है ना। वो हमें न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, वो सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर वो ब्लड सप्लाई रुक गई है, व्हाट विल हैपन, वो वाला हिस्सा, दैट एरिया, वो टिश्यू, वो ऑर्गन, वो सेल्स, वो खत्म हो जाएंगे, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाएंगे। दैट एरिया विल डाई, इट विल इवेंचुअली डाई, डेथ ऑफ द टिश्यू। इसको नेक्रोसिस बोलते हैं, डेथ ऑफ द टिश्यू, ठीक है। सो AVN इज एवास्कुलर नेक्रोसिस। ब्लड सप्लाई अगर रुक जाती है तो वो एरिया डेड हो जाता है, इट डाइज। और अगर ये ना बोन टिश्यू की बात करें, बोन टिश्यू को अगर ये ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, व्हाट विल हैपन, वो बोन टिश्यू डेथ हो जाएगी, डेथ ऑफ द बोन टिश्यू, नेक्रोसिस। इसको ना ऑस्टियोनेक्रोसिस का नाम भी दिया जाता है, पर्टेनिंग टू द बोन्स। अब अगर हम बोन्स की बात करें, हड्डियों की बात करें, जॉइंट्स की बात करें, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है ना, ये देखिए कुदरती भगवान की कृपा से इतना बेहतरीन ये सिस्टम बनाया है। ये खुद ब खुद, जैसे हम बड़े होते हैं ना, एज वी एज, है ना, जैसे हम एडवांसिंग एज बड़े होते हैं, तो जो हमारी स्केलेटल सिस्टम है ना, ये जो बोन्स है ना, दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इनमें बदलाव आता रहता है, इनमें ग्रोथ होती रहती है। कैसे होती है वो भी समझे। जो हमारा न्यू ये बोन टिश्यू है ना, ये न्यू सेल्स बनाता रहता है, और जो पुराने सेल्स रहते हैं ना बोन टिश्यू के, वो खत्म होते जाते हैं। वो ना इवेंचुअली दे विल ब्रेक डाउन एंड डाई, वो खत्म हो जाएंगे। और जो नया टिश्यू है ना, वो उसको रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा। तो ये कंटिन्यूसली साइकिल है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, चलती रहती है। पुराना जो बोन टिश्यू है वो खत्म होता जाता है, उसकी जगह नया टिश्यू आता रहता है। अब ये जो नया टिश्यू आएगा ना, जो स्केलेटल सिस्टम को जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की, इसको प्रोड्यूस करने के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स, वो ऑक्सीजन ब्लड से मिलते हैं हमें। अब किसी कारण से अगर उस बोन को, उस टिश्यू को, या उस जॉइंट को, या बोन टिश्यू की बात करेंगे, उस जॉइंट को पर्टिकुलरली, वहां अगर वो ब्लड सप्लाई रुक जाए, प्रॉपर खून की मात्रा वहां ना पहुंच पाए, व्हाट विल हैपन, वही सेम थिंग, नेक्रोसिस हो जाएगा। वो जो बोन टिश्यू है ना, वो बोन, वो जॉइंट, वो डेथ हो जाएगी, उस इट विल डिके एंड डाई। कैरीज एंड नेक्रोसिस इसको बोलते हैं, बोन नेक्रोसिस, ठीक है। इसको ऑस्टियोनेक्रोसिस भी बोलते हैं। AVN अगर बोन्स की बात करें तो ऑस्टियोनेक्रोसिस एक और टर्म रहता है, राइट। और अगर ये ब्लड फ्लो रुक गया ना, एवास्कुलराइजेशन हो गई है ना, ब्लड फ्लो रुक गया, व्हाट विल हैपन, वो जो नया टिश्यू नहीं फॉर्म हो पाएगा, पुराना तो क्रम्बल हो रहा है, वो तो डेथ हो रही है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो तो उसने ब्रेक डाउन होना है। तो ये सारा हमारा स्केलेटल सिस्टम, वो पार्ट, वो बोन का वो हिस्सा, वो जॉइंट, इट विल क्रम्बल, इट विल कोलैप्स, वो खत्म हो जाएगा। और इसको बोलते हैं AVN, एवास्कुलर नेक्रोसिस। दोस्तों मेन इसका साइट जो अफेक्ट करता है ना AVN, वो है हिप जॉइंट। ज्यादातर वहां देखा गया है। जो हमारा थाई बोन है ना, द फीमर, उसका जो हेड है, वहां पे अफेक्ट करता है। बाकी और एरियाज भी अफेक्ट करता है, और साइट ऑफ इसके अफेक्ट जो करता है ना, वो है दैट आर एंकल्स। पहले जो हमारी एड़ियां हैं, हमारे जॉज, जबाड़े को भी इफेक्ट करता है, हमारे घुटने जो है, नीज, उनको भी इफेक्ट कर सकता है। AVN कैन हैपन इन जो अपर आर्म है ना, द ह्यूमरस, वो भी इफेक्ट होता है। आइए दोस्तों कारण समझें, AVN क्यों होता है, हमारे बोन्स क्यों इफेक्ट होती हैं, जॉइंट्स पे क्यों होता है, क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेज। दो प्रमुख कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है फ्रैक्चर्स,
ना, कोई ट्रॉमा हो गया, ट्रोमैटिक अफेक्शंस की वजह से। दूसरा कोई डिजीज, कोई इस तरह की बीमारी होगी जो कि बोन्स को इफेक्ट कर गई है। अगर ट्रोमैटिक फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो इसमें डिसलोकेशंस हो जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, बोन टूट गई है, डिसलोकेट हो गई है। हिप जॉइंट्स अक्सर देखे गए ये प्रभावित रहते हैं, इस वजह से एवियन ऑफ द हिप जॉइंट इज वेरी कॉमन। और जो नॉन ट्रोमैटिक एवियन है वो होता है कि इलनेस, कोई सिक, कोई बीमारी है, कोई है ना सिकनेस है, और ये जो रहती है ना जो बोन्स को अफेक्ट करती है। और इसमें एक और चीज नोट करने वाली है कि ये ना सिमेट्रिकल रहती है। अगर नॉन ट्रोमैटिक है ना, कोई बीमारी की वजह से अगर बोन्स अफेक्ट हो रही है, एवियन हो रहा है, तो ये सिमेट्रिकल रहती है। फॉर एग्जांपल शोल्डर्स, अगर एक कंधे में दिक्कत आई है शोल्डर जॉइंट में तो दूसरे में भी आएगी, ऐसा रहता है। और एक टर्म होती है, शायद आपने सुनी हो, स्पॉन्क, स्पॉन्टेनियस नेक्रोसिस ऑफ द नी। ये ना बुजुर्गों में अक्सर देखा गया है, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है ना, एल्डरली पेशेंट्स जो रहते हैं उनमें ना ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस अगर बहुत बिगड़ जाए, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जैसे क्रम्बल, वहां एवियन हो जाए ना, तो स्पेशली द नी, घुटनों में ज़्यादा दिक्कत रहती है, बोन्स वीक हो जाती हैं विद बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, वहां एवियन हो तो वी कॉल इट स्पॉन्क। और नॉन ट्रोमैटिक कारण क्या रहते हैं? डायबिटीज, कहते हैं ना हड्डियां खोखली कर देता है, शुगर की बीमारी, डायबिटीज मेलाइटिस अगर अनकंट्रोल्ड रहता है, लॉन्ग टर्म रह रहा है, तो इट विल अफेक्ट, उसके वो एक कारण बन सकता है, दैट कैन लीड टू एवियन। देन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर किसी का हुआ है, देन देयर इज अ फीवर्स, जैसे सिकल सेल एनीमिया, ये एक पर्टिकुलर डिजीज है जिस वजह से एवियन हो सकता है। HIV, एड्स की वजह से हो सकता है। ल्यूपस एक बीमारी है, उस वजह से हो सकता है, हड्डियों पे इफेक्ट करे अगर वो, तो इट कैन लीड टू एवियन। अच्छा, कैंसर का अगर ट्रीटमेंट लेते हैं ना, कई बार रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, उस वजह से भी बोन्स अफेक्ट हो सकती हैं, इट कैन लीड टू एवियन। रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं? दारू ज्यादा पी रहे हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा इंटेक हो रहा है, इट इज ए रिस्क फैक्टर। अगर कारण ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ये रिस्क फैक्टर और ना फास्ट कर देते हैं एवियन को, ठीक है। देन स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन, धूम्रपान कर रहे हैं, ज्यादा हो रहा है, तो वो भी एक कारण बनता है। थर्ड इज मेडिकेशंस की, ऐसी एलोपैथी में लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्पेशली स्टेरॉइड्स जिसे हम बोलते हैं, प्रेडनिसोलोन फॉर एग्जांपल, अगर वो लॉन्ग टर्म चल रहा है ना, वो भी हड्डियों पे इफेक्ट करता है, इट कैन लीड टू एवियन। आइए सिम्टम्स की बात करते हैं, लक्षणों की बात करते हैं, जो हमें पता चले कि एवियन शुरू हो गया या एवियन की दिक्कत आ रही है। सबसे पहले ना पेन रहेगी, वी कॉल इट इंटरमिटेंट पेन। इंटरमिटेंट पेन यानी कि होती है, रुक जाती है, फिर होगी, फिर रुक जाएगी, इस तरह की बीच में रुक रुक के होती है। वो क्यों होगी? जब हम छूते हैं, ऑन प्रेशर, अप्लाइंग प्रेशर, जैसे टच करने से ना किसी जॉइंट को अगर छू रहे हैं, दबा रहे हैं, तो वो पेन करेगा, छोड़ने से फिर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये इंटरमिटेंट पेन इज देयर। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है इंक्रीजिंग पेन। ये जो दर्द छूने से होती है, बोन को प्रेस करने से होती है ना, ये समय के साथ बढ़ती जाती है। इंक्रीजिंग पेन, बढ़ती है पेन और बढ़ेगी समय के साथ, और मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है बंदे की, वी कैन नॉट मूव अराउंड। वो जो जॉइंट है ना उसकी, फॉर एग्जांपल अगर शोल्डर जॉइंट अफेक्टेड है तो यू कांट रेज दी आर्म, बाजू ऊपर करने में बहुत दिक्कत होगी, उसकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होगी, उसका दायरा ऑफ एक्शन, मूवमेंट वो रुक जाएगा। हिप जॉइंट है तो बंदा बेड रिडन हो जाता है। जॉइंट्स में ना जकड़न हो जाती है, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, थोड़ा समय लगता है उसको मूव करने में जॉइंट को, राइट। चलने में दिक्कत रहती है, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत रहती है, वॉकिंग असेंडिंग द स्टेयर्स, उसमें दिक्कत रहती है, पेन रहता है। ज्यादा देर खड़े रहने से भी प्रॉब्लम बढ़ती है। और अगर हिप्स या नीज हमारे अफेक्टेड है ना, घुटने और या हिप जॉइंट अफेक्टेड रहता है एवियन से, तो बंदे को लिंपिंग हो जाती है, जैसे ना लंगड़ा के चलता है, प्रॉपर वॉक उसकी ना सही नहीं रहेगी। आइए दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करते हैं। एवियन को अगर ट्रीट करना है ना, तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट हियर वंस अगेन, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, एवियन इज नॉट ए सिंपल डिजीज। आप समझिए, आप वो बोन, वो जॉइंट, वो डेड ही हो गया, वो नेक्रोसिस बढ़ती जा रही है, वो प्रोग्रेसिव डिजीज है, बढ़ता जाता है, दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। तो किसी पैथी में जाए, इसका ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन होम्योपैथी में क्या बेनिफिट है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, है ना। यहाँ मैं बताऊँ आपको, होम्योपैथी दवा अगर टाइमली शुरू की जाए, ये जो एवियन का प्रोग्रेस हो रहा है ना, ये डिजीज बढ़ रहा है ना, ये वहीं थम जाएगा, ये रुक जाएगा। फर्दर जो सिम्टम्स हैं, बहुत भयानक दर्द रहता है, सिम्टम्स जो मैंने अभी बात की है, तो ये सिम्टम्स में राहत मिलनी शुरू हो जाती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और अपने हाथ में क्या, व्हाट कैन वी डू? रेस्ट, पहले तो, है ना, ओवर एक्सर्ट ना करें,
आराम जरूरी है। फिर ना कोल्ड पैक से कहीं को राहत मिलती है, कहीं को हीट ट्रीटमेंट से राहत मिलती है, दैट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, वो ख्याल रखें। वॉक करने के लिए ना वी नीड टू हैव सम एड्स, कुछ हेल्प करने, वॉक करने के लिए जैसे सहारा लेते हैं ना, तो वो हम यूज कर सकते हैं। आइए आपके सामने रखता हूं बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं। अच्छा, यहां मैंने आपको बताया ना, इट विल स्लो द प्रोग्रेस ऑफ एवीएन और सिम्टम्स में, लक्षणों में राहत मिलती है पेशेंट को। तो दो तरह की दवाएं यहां चलेंगी। सबसे पहले तो वी शुड वर्क ऑन द नेक्रोसिस पार्ट, जो ये टिश्यू डेथ हो रही है ना, उसको रोकें, उसको धीमा करें, सो दैट एवियन प्रोग्रेस कम हो। उसके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं हैं, वो आपके सामने रखता हूं दोस्तों। द वेरी फर्स्ट मेडिसिन दैट कम्स टू माइंड इज फ्लोरिकम एसिडम। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज कैली आयोडेटम एंड थर्ड इज सिलिशिया। ये जो तीन दवाएं हैं ना, नेक्रोसिस अगर हो रहा है बोन्स में, अगर डेथ ऑफ द टिश्यू हो रहा है, बोन टिश्यू खत्म हो रहा है, तो उसको रोकना है ना, ये तीन दवाएं जरूरी हैं। एसिडम फ्लोरिकम, वी कॉल फ्लोरिकम एसिडम भी बोलते हैं इसको। सेकंड इज कैली आयोडेटम एंड सिलिशिया। दोस्तों ये ना डीप एक्टिंग रहती हैं। सिलिशिया फॉर एग्जांपल थोड़ी स्लो है इन एक्शन, लेकिन इसको लगातार दें। फ्लोरिकम एसिडम बहुत मास्टर रेमेडी है, पहले नंबर पे उसी को इसके लिए लिया है। कहीं भी कैरीज हो रही है, डिके हो रहा है बोन, है ना, कहीं नेक्रोसिस हो रहा है, वो सड़ गल गई है, खत्म हो गई है, वो डेथ ऑफ द बोन टिश्यू हो गया, नेक्रोसिस, है ना, तो वहां एसिडम फ्लोरिकम इज द रामबाण रेमेडी। और ये इंडिकेटेड रहती है कहीं बहुत डीप या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो रही है ना, देखिए कहाँ हड्डी के अंदर जाके प्रॉब्लम हो रही है, तो एक्सीलेंट रेमेडीज। ये तीन दवाएं नेक्रोसिस पे काम करती हैं। और सिम्टोमेटिकल रिलीफ चाहिए ना, तो ब्रैम जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पेनफुल कंडीशंस इन द बॉडी, वो अपने पास तैयार करके रखें दोस्तों। ब्राइनिया, रस्टॉक्स, आर्निका एंड मैग्नीशियम फॉस्फोरिका। ब्रैम फॉर्मूला यहाँ भी काम आता है, बहुत सीवियर पेनफुल कंडीशंस रहती हैं तो ब्रैम वो तैयार कर लें लिक्विड, उसको लें। वो चारों दवाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, ठीक है। इस पे ना डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी आई हैव अ वीडियो ऑन दैट, वो देख लीजिएगा, जहाँ ब्राइनिया, रस्टॉक्स, आर्निका एंड मैग्नीशिया फॉस्फोरिका काम करती हैं एज पर द सिम्टम्स, लेकिन पेन में बहुत राहत मिलती है। बाकी 4-5 इंपॉर्टेंट दवाएं और मैं आपके सामने रखता हूं। एज पर द सिम्टम्स वी कैन चूज द नंबर 1 रेमेडी। यहाँ एसोफिटिडा भी याद रखें। एसोफिटिडा के ऊपर अलग से वीडियो भी है, आई विल पुट डाउन द लिंक, वो देख लीजिएगा। एसोफिटिडा जहाँ कैरीज नेक्रोसिस हो रहा है ना बोन में, वहां जाके एक्ट करता है, बहुत अच्छा रोल है एसोफिटिडा। 30 से स्टार्ट कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। एसोफिटिडा देखिए अब कहाँ जाके काम करता है, बोन्स में ना, हड्डियों में अल्सर बन गया है, पस फॉर्मेशन हो गई है, और पेरियोस्टियम जो है ना बहुत दर्द करता है, द टॉप लेयर ऑफ द बोन। तो ऐसे कंडीशंस में एसोफिटिडा हम जरूर देंगे। दूसरी दवा इंपॉर्टेंट जो रहती है दैट इज रूटा। रूटा वी ऑल नो कार्टिलेजिस पे काम करती है दोस्तों। पेरियोस्टियम में अगर दर्द है, इन्फेक्शन है, दिक्कत कॉज करती है, वहां रूटा हेल्प करती है। 200 सी में दे सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार। तीसरी महत्वपूर्ण दवा है फॉस्फोरिकम एसिडम। बहुत वास्ट रोल है इस दवा का भी। फॉस्फोरिकम एसिडम डिटेल में बात करें, इट्स अ ब्यूटीफुल होम्योपैथिक रेमेडी। लेकिन यहां मैं आपको बताऊं, बोन्स पे ना जैसे ना स्क्रैपिंग हो रही है, स्क्रैपिंग आप समझते हैं, किसी सरफेस पे अगर हम खुरेद रहे हैं, किसी रफ चीज से उसके ऊपर खुरेद रहे हैं ना, वो जो आप इमेजिन कीजिए, यही सेम चीज अगर हड्डी पे महसूस कर रहे हैं, कितना भयानक उस स्क्रैपिंग का सेंसेशन रहती है। फॉस्फोरिकम एसिडम हेल्प्स अस हियर। 200 सी में दे सकते हैं, दिन में 2 बार। फोर्थ इंपॉर्टेंट रेमेडीज आर्जेंटम मेटालिकम। अगेन बहुत वास्ट रोल है, लेकिन यहाँ ना एवियन की वजह से, अगर जैसे हमारे घुटने ज्यादा प्रभावित हैं, नीज में, एल्बोज में, कोनियों में भी दिक्कत रहती है, तो वहां अर्जेंटम मेटालिकम यहाँ दे सकते हैं। 30 सी दिन में 2 से 3 बार दें। एंड फाइनली ऑरम मेटालिकम, अ ब्यूटीफुल होम्योपैथिक रेमेडी। ऑरम मेटालिकम बहुत बेहतरीन रोल, स्पेशली ना देखिए आप अंदाजा लगाएं ना कितना भयंकर किस्म का दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, और उस वजह से ना बंदे को रात को नींद नहीं आती, ही कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द पेन्स, और वो इतना नेगेटिविटी आ जाती है बंदे के माइंड में, उसको ना माइंड के सिम्टम्स बहुत आ जाते हैं, हावी हो जाते हैं, उसको ऐसा लगता है कि जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा जिंदगी में। बहुत जैसे ना वी कैन कॉल इट लाइक एंजाइटी के सिम्टम्स, डिप्रेशन के सिम्टम्स हावी हो जाते हैं।
वहाँ ऑरम मेटालिकम हेल्प करती है। 30 दिन में 2 से 3 बार दें। तो दोस्तों देखा आपने हमने कैसे ट्रीट किया एवियन नेक्रोसिस जो रहता है बोन्स में, अगर जॉइंट्स में रहता है एवियन की दिक्कत है तो इसको पहले तो नेक्रोसिस के लिए अलग से रेमेडीज हैं, उसके साथ हम सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, साथ के साथ वो चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स दवा का चयन किया जाएगा। टॉक टू योर फिजिशियन, डॉक्टर की सलाह लेके कोई दवा प्रयोग में लाएं। आशा करता हूं विनोद जी आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा और हजारों लोगों जो देख रहे हैं वीडियो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचे। इट्स अ डिफिकल्ट डिजीज टू ट्रीट, है ना। अपना ख्याल रखें दोस्तों और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपने सुझाव देते रहें, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा तो एक थम्स अप तो बनता है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।